मैं आरपी रेगर आप सभी का एपी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को एपी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए यहां पर एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उन सभी के क्वेश्चंस के अनुसार की थ्योरी और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके अनुसार, और अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस की थ्योरेटिकल पोर्शन जो है अपन यहाँ पर आज पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर अपन रेस्तल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन। देखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहा जाता है, यानी यूमेनोरिया। यानी यूमेनोरिया एक मेडिकल टर्म है, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका मींस यानी यूमेनोरिया। क्या बोलते हैं उसको? यूमेनोरिया। तो इसमें जो यू वर्ड है इसका मतलब होता है नॉर्मल, रोइया का मतलब होता है सिक्रेशन या फ्लो, यानी वेजाइना के द्वारा ब्लड का फ्लो होना। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल मतलब यानी ब्लीडिंग का फ्लो होना, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्लो को बोलते हैं अपन यहां पर यूमेनोरिया। क्या बोलते हैं? यूमेनोरिया। और यदि मान लीजिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी होती है, पेनफुल हो सकता है या किसी प्रकार की डिफिकल्टी हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया। तो यहां पर डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी या फिर पेनफुल, और मेनोरिया मतलब यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डिफिकल्टी होना। ठीक है, तो ये अपन यहां पर ये बात क्या है इंट्रोडक्शन के बारे में। दिन इसी के साथ साथ बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चीजें अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो सभी लोग एक बार ध्यान देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले बात करेंगे यहां पर देखना डेफिनेशन के बारे में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस किस क्राइटेरिया के अंतर्गत यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी के साथ साथ बात करेंगे यानी चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उन सभी के बारे में यहां पर अपन बात करेंगे। तो यहां देखिएगा ओवेरियन चेंजेस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और यूटेराइन जो चेंजेस यानी यूट्रस है, यानी यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में यहां पर अपन बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ एमसी, यानी एमसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स का रेगुलेशन चलता है तो उनके बारे में बात करेंगे। देन इसी के साथ साथ बात करेंगे सम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में यहां पर अपन बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे अपन डेफिनेशन के बारे में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सभी लोग कंसंट्रेट करके रखना यहां पर। तो देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे यहां पर डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन देखिएगा, यानी डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना, इट इज डिफाइंड एज द विजिबल मैनिफेस्टेशन। कहने का मतलब यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है, मींस यानी इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो विजुअलाइज्ड होती है। दूसरी बात है साइक्लिक प्रोसेस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब यानी ये मंथली क्या होती है? रिपीट होती है, मंथली रिपीट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इसी के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मींस यानी ओवरी और यूट्रस में क्या क्या चेंज होते हैं वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी जो हार्मोन्स है उनमें भी बहुत सारा चेंजेस होता है। ठीक है, कुछ हार्मोन इंक्रीज होते हैं और कुछ हार्मोन डिक्रीज होते हैं। देन इसी के साथ साथ देखना यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी यूट्रस से जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम लेयर की शेडिंग होने की वजह से यहां पर ब्लीडिंग होती है। अब यहां पर बात करेंगे एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में। एंडोमेट्रियम इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल लेयर। कहने का मतलब यह है कि यानी एंडोमेट्रियम लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, और एंडोमेट्रियम लेयर है इसकी दो लेयर होती है, दो परत होती है इसकी, टू लेयर होती है इसमें, यानी दो लेयर में ये विभाजित रहती है। फर्स्ट लेयर जो है वो है यहाँ पर स्ट्रेटम फंक्शनलिज्म, या फिर उसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर। पहली जो लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनलिज या फिर फंक्शनल लेयर उसे कहा जाता है। ये जो लेयर है ये शेडिंग होती है, यानी इट इज स्लो ऑफ
एंड शेडिंग ड्यूरिंग द एमसी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ये लेयर है ये शेडिंग हो जाती है, ये ब्रेक होकर वेजाइनली बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर जो दूसरी लेयर है ये है यहाँ पर स्ट्रेटम बेसिलिज, ये लेयर है ये एक परमानेंट लेयर है। ये परमानेंट लेयर क्या करती है, देखना यहाँ पर देखना कि इट इज परमानेंट लेयर विच रीजनरेट न्यू स्ट्रेटम फंक्शनलिज्म लेयर या फिर स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर। कहने का मतलब यह है कि जो लेयर शेडिंग होकर बाहर गिर चुकी है उस लेयर का वापस रीजनरेट करने का काम ये लेयर करती है। कौन सी लेयर, आपकी स्ट्रेटम बेसिलिज्म। स्ट्रेटम बेसिलिज्म क्या करती है, ये एक परमानेंट लेयर होती है जो आपकी स्ट्रेटम फंक्शनलिज्म लेयर जो होती है इसको वापस रीजनरेट करने का काम करती है। तो एक लेयर तो इसमें परमानेंट लेयर होती है और एक लेयर इसमें टेम्परेरी लेयर होती है। तो टेम्परेरी लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिज्म, और स्ट्रेटम बेसिलिस जो लेयर होती है ये होती है परमानेंट लेयर। तो यहां पर इसी के साथ हम आगे बात करेंगे। देखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और भी क्या क्या चेंज होता है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ये आपकी डेफिनेशन हो गई है। दोबारा देखना यहां पर देखिएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है और इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी हार्मोन्स के बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे ओवेरियन चेंजेस, यूटेराइन चेंजेस, और इसी के साथ कुछ हार्मोन इंक्रीज होते हैं और कुछ हार्मोन डिक्रीज होते हैं। देन यूटेराइन ब्लीडिंग, और साथ साथ में यूट्रस से ब्लीडिंग होती है ड्यू टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर, यानी एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, ये ब्रेक होकर बाहर की ओर गिर जाती है। और वो लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिज्म, जो यहाँ पर टेम्परेरी लेयर होती है। ये लेयर यहाँ पर एंडोमेट्रियम की ही परत होती है, एंडोमेट्रियम की एक लेयर होती है। और यहाँ पर एंडोमेट्रियम दूसरी लेयर होती है वो होती है परमानेंट लेयर। ये परमानेंट लेयर जो है ये आपकी स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर, यानी ये इसी लेयर का नाम है ये, तो इसी लेयर को यहाँ पर ये वापस रीजनरेट करने में हेल्पफुल होती है। तो ये अपन ने बात किया। दिन इसी के साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो चलिएगा यहां पर देखना कि जब वेजाइना से जब ब्लड फ्लो होता है तो उस दौरान उस फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स का रोल होता है। कुछ हार्मोन जो है यहां पर सीक्रेट होते हैं। तो यहां पर देखना वो हार्मोन कहां से सीक्रेट होते हैं और कैसे सीक्रेट होते हैं। तो आप सभी लोग यहां पर देखना कि ब्लड थ्रू द वेजाइना, यानी वेजाइना के थ्रू ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोड बाय इनविजिबल इंटरप्ले रोल ऑफ हार्मोन्स, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, जो कंटिन्यूअसली उनका सीक्रेशन होता रहता है। अब देखना कैसे होता है, मेनली बाय एचपीओ एक्सिस, यानी एक एचपीओ एक्सिस यानी एक एक्सिस बना हुआ है जो सम्मिलित रूप से एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ये सारे के सारे हार्मोन। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो ऑर्गन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तीनों जो ऑर्गन हैं ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं। ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे तभी जाकर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअसली आती रहेगी, यानी मंथली प्रोसेस चलती रहेगी। अगर इनमें किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस होता है तो यहां पर आपकी मंथली प्रोसेस नहीं चल पाएगी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। तो यहां पर देखना ये एक्सिस क्या है, तो यहां पर देखना एचपी एक्सिस होता क्या है, एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस होता कहां है, ये ब्रेन में होता है और ये जीएनआरएच हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ये पहुंचता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एक्चुअली आप सभी को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहां पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये दो हार्मोन होता है, एक तो होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच हार्मोन। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। यदि एफएसएच बड़ा हुआ है तो एलएच सीक्रेट नहीं होता है, अगर एलएच सीक्रेट हो गया है तो यहां पर ये एफएसएच डिक्रीज रहता है, यानी दोनों एक साथ सीक्रेट नहीं होते हैं। अगर एफएसएच सीक्रेट हो रहा है तो यहां पर एलएच सीक्रेट नहीं होता है। इसका भी अपन इसके पीछे भी क्या रहस्य है इसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। तो देखना इसमें दूसरा यहां देखना कि आपके एफएसएच और एलएच दोनों काम करते हैं यहां पर ओवरी के ऊपर, क्या करते हैं, ओवरी के ऊपर काम करते हैं। और ओवरी जो है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं और यहां पर ये प्रोसेस चलती है। कहने का मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी ये तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलती है। यदि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर नहीं चलेगी तो यानी उस फीमेल में किसी न किसी प्रकार की
मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने बात किया है। सॉरी। तो यहां पर पहले अपन ने डेफिनेशन के बारे में बात किया और डेफिनेशन के साथ साथ बात किया अपन ने एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में। देन अपन ने बात किया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 3 ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और यानी ये तीनों जो ऑर्गन होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं। यदि इन ऑर्गन में किसी प्रकार की एक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी तीनों में से एक ऑर्गन पर भी यदि प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और तीनों की तीनों ग्लैंड्स होती है, ये तीनों की तीनों ग्लैंड्स होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसी के साथ साथ बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआर रिलीज करता है, वो पिट्यूटरी पर काम करता है, पिट्यूटरी एफएसएच एंड एलएच रिलीज करता है, और एफएसएच एंड एलएच जो है वो ओवरी पर काम करता है, और ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये कैसे रिलीज होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ में। अब यहां पर सेकंड जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्राइटेरिया ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी शर्तें होती है तब जाकर यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मंथली चल पाती है, यानी वो साइकिल में कन्वर्ट होती है। अगर ये क्राइटेरिया अगर एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं होते हैं, अगर ये क्राइटेरिया नहीं हो, तो यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। तो देखिएगा आप लोग इसमें पहला यहां देखना इसमें कि क्राइटेरिया ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। देखना, पहला है एचपी और एक्सिस इज द मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। तो कहने का मतलब यह है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और आपकी ओवेरी, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, तभी जाकर एमसी का यहां पर साइक्लिक प्रोसेस बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यानी तीनों एक दूसरे के साथ मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, तभी जाकर काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। देन आगे, एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिव ऑफ ओवेरियन हार्मोन, यानी ओवेरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं मोस्टली, एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन काम करते हैं आपकी एंडोमेट्रियम लेयर पर। तो ये दोनों जब सीक्रेट होते हैं, ये दोनों एंडोमेट्रियम पर काम करेंगे और एंडोमेट्रियम इनका रेस्पॉन्स देगी, तभी जाकर यहां पर एमसी प्रॉपर्ली आ पाएगी, नेता नहीं आ पाएगी। ठीक है, वैसे तो यहां देखना कि ओवरी से 4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन, एक होता है आपका इनहिबिन हार्मोन, एक होता है आपका इनहिबिन हार्मोन, ये इनहिबिन हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन्स होते हैं, एक हो गया है रिलैक्सिन, 2 हो गया इनहिबिन, तीसरा आपका एस्ट्रोजन और 4th इज द प्रोजेस्टेरोन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आउट फ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पैटेंट फॉर वेजाइना, यानी पैटेंट का मतलब होता है क्या होता है, क्लियरली ओपन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी वेजाइना में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यदि वेजाइना में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ब्लीडिंग का प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो जाएगा। तो यहां पर ये मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताए हैं, ये क्राइटेरिया प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, तभी जाकर यहां पर एमसी जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। तो सभी लोग ध्यान देना, यहां पर देखना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी का कंसंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का साइकिल होता है, 28 डेज का साइकिल होता है। मैंने आपको यहां पर बताया था, कहां पर, डेफिनेशन में मैंने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइक्लिक प्रोसेस होती है, यानी ये मंथली क्या होती है, रिपीट होती है। दूसरा है ब्लीडिंग फेज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल दौरान ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग क्या है, एक विजिबल मैनिफेस्टेशन, क्या है ब्लीडिंग, क्या है विजिबल मैनिफेस्टेशन। दूसरा नेक्स्ट यहां पर है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो है वो यहां पर 2 से 7 दिन का, नॉर्मली 1 से 5 दिन का होता है, लेकिन कम से कम 2 दिन का तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 7 डेज तक यहां पर साइकिल चल सकती है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो यहां पर देखिए आप लोग, इसमें अगर यहां पर ब्लीडिंग लेस देन 2 डेज होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया, अगर मोर देन 7 डेज अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। हालांकि अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे एमसी पढ़ने के बाद में। ठीक है, वैसे ये दोनों के दोनों बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत हार्ड है,
सॉरी बहुत इजी है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिएगा आप लोग, इसमें अगर ब्लीडिंग लेस देन 2 डेज होती है तो उसको हाइपोमेनोरिया, अगर ब्लीडिंग यहां पर मोर देन 7 डेज होती है उसे हाइपरमेनोरिया कहा जाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। तो यहां देखना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 20 to 80 ml ब्लड लॉस होता है, यानी 20 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। देन अगर बात करें, बट नॉर्मल एवरेज जो होता है वो 30 ml अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO के अनुसार एक एमसी साइकिल में 35 ml ब्लड लॉस होता है, लेकिन नॉर्मली वुमन के अंदर यहां पर 50 ml ब्लड लॉस हो सकता है। 50 ml तो होता ही होता है। अब यहां पर मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि यहां पर जो ये ब्लीडिंग होती है इसको काउंट कैसे करते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं। एक्चुअली आप सभी को पता है, मान लो यहां पर एग्जांपल देता हूं मैं देखना इसमें, कि कोई लड़की है उसको यहां पर 5 डे तक क्या आया है, एमसी चली है, 5 डेज तक एमसी चली है, और उस लड़की ने यहां पर 9 पेड यूज किए हैं। कितने पेड यूज किए हैं? अरे आप फीमेल जो है वो पेड यूज करती है। देखना ऐसे, पेड के बारे में अगर बात करें तो एक पेड में लगभग 7 to 10 ml ब्लड एब्जॉर्ब्ड होता है। 7 to 10 ml ब्लड एब्जॉर्ब्ड होता है, यानी 7 से 10 ml ब्लड एब्जॉर्ब्ड होता है। अब मान लो उस फीमेल ने यहां पर 9 पेड यूज किए हैं, तो अगर माने यहां पर 7 ml की 7 ml यहां पर एवरेज माने कि एक पेड में 7 ml ब्लड एब्जॉर्ब्ड हुआ है, तो यहां पर 9 × 7, तो यानी कितना हो गया, 63 ml। कितना हो गया, 63 ml, यानी एक एमसी में उस फीमेल के ब्लीडिंग जो हुई है वो हुई है कितनी, 63 ml। कितनी हुई है, 63 ml उसमें ब्लड लॉस हुआ है। तो इस तरह आप लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। यानी एक पेड में लगभग, एक पेड में 7 से 10 ml ब्लड एब्जॉर्ब्ड होता है, और यहां पर एक फीमेल जितने ही पेड यूज करती है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मान लो किसी फीमेल ने यहां पर 5 पेड यूज किए हैं, तो 5 पेड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग एवरेज जितना मान सकते हो मान सकते, यानी 7 से 10 के बीच में मान सकते हैं। मान लो अगर यहां पर कितना है, यहां पर मान ली 8 उसने यूज किए हैं, तो 8 × 5, तो यानी 40 ml। कितना हो गया, 40 ml। तो नॉर्मली अगर मैं बात बताऊं तो यानी 50 ml ब्लड तो लॉस होता ही होता है, ठीक है। और यहां पर देखना कि किसी फीमेल में अगर पहली बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर हुई है तो उसे बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की, ठीक है। अब ये मेनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। देन इसी के साथ बात करते हैं एम साइकिल के बारे में। तो चलिएगा यहां पर देखना आगे। तो देखिए पहले अपन ने बात किया मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन आपने पढ़ लिया है, डेफिनेशन आपने पढ़ा है, ठीक है। देन इसी के साथ आपने क्राइटेरिया पढ़ा है, और क्राइटेरिया के साथ में आपने पढ़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया है, ठीक है। अब बात करेंगे चेंजेस दैट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहां देखना क्या क्या चेंज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, इसमें देखिएगा पहले है यहां पर ओवेरियन चेंजेस, इट इज कंप्लीट इन 2 फेज, यानी ओवरी के अंदर जो चेंज होते हैं वो 2 फेज में कंप्लीट होते हैं। पहला फेज जो है वह है फॉलिकुलर फेज, दूसरा जो फेज है वह है ल्यूटियल फेज। कौन सा है, ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूटेराइन चेंजेज, यानी यूट्रस में होने वाले चेंजेज, यूट्रस में जो चेंजेज होते हैं वो होते हैं यहाँ पर कितने, यानी इट्स चेंजेज आर कंप्लीट इन 3 फेज, यानी 3 फेज में ये कंप्लीट होते हैं, 3 फेज में ये कंप्लीट होते हैं। चलेगा आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। तो यहां देखना 3 फेज कौन कौन से होते हैं। पहला जो फेज है वो है ब्लीडिंग फेज, सेकंड इज द यहां पर प्री ओवुलेटरी या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड जो होता है वो सिक्रेटरी या फिर पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। अब यहां पर देखना कि फॉलिकुलर फेज जो है ये चलता है 6 to 14 डेज तक चलता है, ये 6 to 14 डेज तक चलता है, और ल्यूटियल फेज जो है ये चलता है यहाँ पर 15 to 28 डेज तक चलता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों फेज कहां चलते हैं, ये ओवरी में, कहां चलते हैं, ये ओवरी के अंदर चलते हैं। और यहां पर अगर बात करूं ब्लीडिंग फेज जो है ये 1 से 5 दिन तक चलता है, 1 से 5 दिन चलता है। 5 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो 6वें दिन से यानी 6 से 14 दिन तक आपका यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज चलना शुरू होता है, और जैसे ही 14 दिन खत्म होता है तो 15 to 28 डेज पर यहाँ पर आपका कौन चलता है, सिक्रेटरी फेज। और ये तीनों के तीनों फेज जो चलते हैं ये चलते हैं यूट्रस में, कहां चलते हैं, ये यूट्रस में चलते हैं।
ठीक है, और ये दोनों फेज जो चलते हैं ये ओवरी के अंदर चलते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, तो इन तीनों के यानी ये जो फेज जितने भी फेज हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और यही एमसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो चलिए एक बार बात करते हैं वन बाय वन करके, तो सभी का कंसंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए। देखिएगा आप लोग सभी, सबसे पहले बात करेंगे ओवरियन चेंजेज। ओवरी यानी ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखना, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिएगा, ये है यूट्रस, ये यूट्रस है, ये यहां पर यूटेरिन बॉडी, क्या है ये यूटेरिन बॉडी, और यहां पर ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब, सॉरी ये है ओवरी, क्या है ये ओवरी, और यहां पर ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखना इसमें पहले जो चेंजेस है वो है ओवरियन चेंज। कौन से हैं ओवरियन चेंजेस? तो ओवरियन चेंज में पहला जो पॉइंट है वो है फोलिकुलर फेज, ये 6 से 14 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर ये है ओवरी, क्या है ये ओवरी। तो ओवरी में 6 से 14 दिन तक यहाँ पर फोलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? फोलिकल्स मैच्योर होते हैं। ये फोलिकल्स मैच्योर कैसे होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखना, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पहले लिख के बताता हूं। देखिए सभी लोग, यानी देखना पहला जो है, पहला वाला जो है वो है फोलिकुलर चेंजेस, फोलिकुलर चेंजेस या फिर फोलिकुलर फेज के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं ओवरी की। तो ओवरी के अंदर देखना, इसमें मान लीजिएगा यहाँ पर ये ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी में ये 6 से 14 दिन तक चलने वाला प्रोसेस है। तो 1 से 5 दिन तक क्या हुआ था एक्चुअली, देखना कि ओवरी के अंदर लगभग 20 फोलिकल्स, लगभग 20 फोलिकल्स जो है वो यहां पर ग्रो करना शुरू करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं। कब? यानी एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 1 से 5 दिन की ब्लीडिंग हो गई है, और 6वें दिन से, यानी ये 5 दिन ब्लीडिंग हो गए और 6वें दिन से क्या हुआ कि ओवरी के अंदर लगभग 20 फोलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखना ग्रो करना शुरू करते हैं, और इन 20 फोलिकल्स में से एक फोलिकल्स जो होता है वो डोमिनेंट फोलिकल्स, कौन सा होता है वो? ओनली एक ही फोलिकल्स मैच्योर कंडीशन में आ पाता है, और उस फोलिकल्स को बोलते हैं डोमिनेंट फोलिकल्स। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट फोलिकल्स। अब देखना कि 6वां दिन जैसे ही शुरू होता है तो यहां पर देखना एफएसएच जो हार्मोन है इसका लेवल बढ़ जाता है, और ये एफएसएच हार्मोन आता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये एफएसएच जो है ये काम करता है आपके डोमिनेंट फोलिकल्स। यहां देखना, ये है आपका डोमिनेंट फोलिकल्स। ये डोमिनेंट फोलिकल्स जो है इसको आप लोग बोलते हैं प्रीमोडियल फोलिकल्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फोलिकल्स इसे बोला जा सकता है, प्रीमोडियल फोलिकल्स इसे बोला जाता है, और इसे ही इमेच्योर फोलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेच्योर फोलिकल्स बोलते हैं, यानी इमेच्योर फोलिकल्स बोला जाता है। अब देखना, ये फोलिकल जो है इसके बाहर की कवरिंग इस तरह होती है, और इसके अंदर प्राइमरी ओवम, एक ओवम का पार्ट होता है जो इमेच्योर होता है। अब देखना, ये मैं 6वें दिन की प्रोसेस बता रहा हूं, 6वें दिन की, यानी एफएसएच रिलीज होता है और इस फोलिकल्स पर काम करता है। बाकी सारे के सारे जो है इनकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है, बाकी सभी की क्या है? ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है। अब देखना कि ये जो ग्रोविंग फोलिकल्स है इसको आप लोग ग्रोविंग फोलिकल्स भी फोलिकल ही बोलते हैं, ग्रोविंग फोलिकल्स। हालांकि सभी को ग्रोविंग फोलिकल्स बोलते हैं, लेकिन इनमें से ओनली एक ही फोलिकल्स डोमिनेंट फोलिकल्स होता है, उसी का ही मैच्योरेशन हो पाता है। ये जो ग्रोविंग फोलिकल जो है, देखना इसमें, ये ग्रोविन फोलिकल देखना यहां पर कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? एक्चुअली क्या है, आपके जो फोलिकल्स होते हैं उनमें एक थीका सेल होती है। क्या होती है? थीका सेल होती है। ये थीका सेल इस फोलिकल्स के बाहर की कवरिंग में प्रेजेंट होता है, यहां पर इस तरह बाहर की जो वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और ये थीका सेल क्या करती है? ये थीका सेल लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये थीका सेल जो है ये 6 से 14 दिन तक लगातार सिक्रेशन करती रहती है। अब देखना कि ये फोलिकल्स यहां देखना कंप्लीटली क्या हो जाएगा? मैच्योर फोलिकल। क्या हो जाएगा? ये मैच्योर हो जाएगा, और इसमें इस तरह यहां पर मैच्योर ओवम बन जाएगा।
अब देखना इसमें, इसको बोलेंगे यहां पर मैच्योर फॉलिकल। क्या बोलेंगे? मैच्योर फॉलिकल। यानी ये प्रोसेस यानी 6 से 14 दिन तक चल रही है ना, 14 डेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर कि 14 डेज पर क्या हुआ, 14 डेज पर यहां पर ये फॉलिकल्स मैच्योर हो गया। क्या हो गया? मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। और इसी फॉलिकल्स को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि इस ग्राफियन फॉलिकल्स की जो बाह्य जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन हार्मोन। क्या नाम है? इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा? ये इनहिबिन हार्मोन आपके एफएसएच पर काम करेगा और आपके एफएसएच के लेवल को क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा। आपके एफएसएच के लेवल को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। यानी एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा तो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स एक जगह स्टॉप हो जाएगा, एक जगह स्टॉप हो जाएगा। अब देखना इसमें कि ग्राफियन फॉलिकल्स एक जगह स्टॉप हो गया और आपका एफएसएच का सीक्रेशन भी क्या हो गया है? बंद हो गया है। अब देखना इसमें, अब जैसे ही एफएसएच का सीक्रेशन बंद होता है तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है एलएच हार्मोन। तो मैंने आपको बताया था कि एफएसएच और एलएच अलग अलग टाइम पर सीक्रेट होते हैं। अब यहां पर एफएसएच हार्मोन क्या है? बंद हो गया है ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ द इनहिबिन हार्मोन। और ये इनहिबिन हार्मोन कब सीक्रेट हुआ है? कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। यानी फॉलिकल्स का कंप्लीट मैच्योरेशन होते ही अपने आप स्वतः ही इनहिबिन सीक्रेट हो गया और इनहिबिन ने क्या कर दिया? एफएसएच के सीक्रेशन को बंद कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ग्राफियन फॉलिकल्स पर एलएच काम करेगा और यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एलएच हार्मोन सीक्रेट करेगी। और यही एलएच हार्मोन कहां काम करेगा? आपके ग्राफियन फॉलिकल्स पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? ये ग्राफियन फॉलिकल्स पर काम करेगा। और ये मान लीजिएगा यहां पर आपका ग्राफियन फॉलिकल्स क्या है? ये आपका, ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है। ठीक है, और इसमें यहां पर ये मैच्योर ओवम है, इस पर क्या कौन काम करेगा? एलएच हार्मोन काम करेगा। तो इससे एक तो रिलीज होगा यहां पर ये ओवम। क्या बनेगा इसमें? ये ओवम बन गया है, ये ओवम बन गया है। और इसकी जो बाहर की जो कवरिंग है, ये बाहर की कवरिंग यहां पर ये बाहर इस तरह आ जाएगी। ठीक है, और जो बाहर की कवरिंग है इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम इसे कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। यानी ग्राफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स पर जैसे ही एलएच काम करेगा तो यहां पर ये रप्चर, ये फॉलिकल्स क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। ये फॉलिकल्स क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। ये फॉलिकल्स रप्चर हो गया। फॉलिकल्स रप्चर होते ही बाहर की कवरिंग तो अलग हो जाएगी और अंदर का ओवम अलग हो जाएगा। तो यानी फॉलिकल्स रप्चर होने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो ये कब हुआ है? ये हुआ है 8-14 डेज। यानी ये देखिएगा, ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स और इसी ग्राफियन फॉलिकल्स पर काम किया है किसने? एलएच हार्मोन ने, जो कहां से आया है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये आया है, ये एलएच हार्मोन। और इसने काम किया है कहां पर? इसने काम किया आपके ग्राफियन फॉलिकल्स पर। और ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो गया? रप्चर हो गया है। और रप्चर होते ही इसकी बाहर की कवरिंग सेपरेट हो गई है और अंदर का पार्ट अलग सेपरेट हो गया है। यानी अंदर का क्या था? वो ओवम बन गया और बाहर की कवरिंग कॉर्पस लूटियम बन गई है। तो ये प्रोसेस हुई है 14 डेज पर। कब हुई है ये? 14 डेज पर। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर देखना, यहां देखिए कि ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही मैच्योर होता है, मैच्योर होते ही यहां पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करना बंद कर देता है। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की जगह वो सीक्रेट करना शुरू करता है इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन। तो यहां पर देखिएगा कि यानी 6 से 14 दिन तक, यानी 6 to 14 डेज तक तो यहां पर आपका कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन से फॉलिकल से? प्रीमोडियल फॉलिकल से। तो मैच्योर होता रहता है, मैच्योर होता रहता है, मैच्योर होता रहता है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कंप्लीटली ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है। और कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन तो सीक्रेट होना बंद हो जाता है और यहां से इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होता है। और यही इनहिबिन हार्मोन आपके एफएसएच के लेवल को बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है। अभी मैं आपको लाइनिंग डायग्राम है उसमें कंप्लीटली एक बार और बताऊंगा, तो आप इस बात को याद रखना, ठीक है। और यहां पर अब कॉर्पस लूटेम बन गई है 14 डेज पर। तो यानी 15वें दिन पर अब कॉर्पस लूटेम जो है यहां पर क्या करेगी? यहां पर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करेगी। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों सीक्रेट करना शुरू करेगी। तो यहां पर जैसे ही 15वां दिन शुरू होता है तो यहां पर जो फेज चलता है वो होता है ल्यूटियल फेज। कौन सा है? ल्यूटियल फेज। तो यहां पर देखना
देखिएगा सभी लोग इसमें, ये देखिएगा आप लोग, फॉलिकल फेज जो है 6 दिन का प्रोसेस है ये। इट इज पीरियड फ्रॉम एंड ऑफ मेंशन साइकिल, यानी 1 से 5 दिन, यानी 5 दिन पर एमसी एंड होती है, यानी एंड ऑफ मेंशन साइकिल टू ओवुलेशन, यानी फॉलिकल्स क्या हो गया, रप्चर हो गया, यानी ओवुलेशन होने तक, यानी 6वें दिन से शुरू हुआ था, 14 डेज पर क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया है। ठीक है, तो ओवुलेशन हो गया तो यानी ओवुलेशन तक ये चलती है, यानी ब्लीडिंग खत्म होने से लेकर ओवुलेशन होने तक का ये पीरियड होता है। देन बात करेंगे ये स्टार्ट कब होता है, इट बिगिंस एट अबाउट 6 डे, यानी 5 दिन कंप्लीट होता है, 6 डे पर शुरू होता है ये, ऑफ ए ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग के 6वें दिन पर शुरू होता है, ड्यू टू इंक्रीज एफएसएच हार्मोन, क्योंकि एफएसएच हार्मोन सीक्रेट होने लग गया है अब, और एफएसएच हार्मोन एंटीपिट्यूटरी ग्लैंड से आ गया है, और ये एफएसएच हार्मोन जो है आपकी ओवरी में जो फॉलिकल्स थे 20 फॉलिकल्स उन पर काम किया, तो उनमें से एक फॉलिकल्स डोमिनेंट फॉलिकल्स था, वो मैच्योर होना शुरू हुआ है, तो वो 6वें दिन से लेकर 14 डेज पर वो मैच्योरेशन उसकी प्रोसेस चलती है, यानी मैच्योर होने की प्रोसेस चलती है। अब देखना इसमें अबाउट 20 फॉलिकल्स, यानी 20 फॉलिकल्स स्टार्ट टू ग्रो इन बोथ ओवरी, यानी दोनों ओवरी में 20 फॉलिकल्स ग्रोथ होना शुरू करता है, एंड स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन बाय थीका सेल, और उस फॉलिकल्स जो डोमिनेंट फॉलिकल्स था उसकी थीका सेल से यहां पर क्या होना शुरू हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो गया है। वन फॉलिकल्स इज डोमिनेंट फॉलिकल, वही फॉलिकल्स कौन सा है ये, जो थीका सेल एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है वही फॉलिकल्स है ये। ठीक है, और स्टॉप ग्रोविंग ऑफ फॉलिकल्स अदर देन डोमिनेंट फॉलिकल्स, यानी डोमिनेंट फॉलिकल्स को छोड़कर अन्य जो फॉलिकल्स है उनकी ग्रोथ होना क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। ओनली कौन सा ग्रोथ कर रहा है, ओनली डोमिनेंट फॉलिकल्स ही ग्रोथ कर रहा है, और इसी की थीका सेल एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर रही है। तो आगे देखना, इसी के साथ में बात करते हैं, तो देखना इसमें देखिएगा आप लोग, ठीक है, ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल्स बिकम मैच्योर, ओनली एक डोमिनेंट फॉलिकल्स ही मैच्योर हो पाता है, और उस फॉलिकल्स को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, और इस फॉलिकल्स देखना इसमें अदर स्टार्ट टू एट्रोफी, यानी अन्य जो फॉलिकल्स है वो क्या हो गए, एट्रोफी हो गए, उनकी साइज छोटी हो गई है, वापस अपनी पूर्वावस्था में चले गए हैं। ठीक है, देन एस्ट्रोजन लेवल बिकम डिक्रीज, मैंने बोला है कि ग्राफियन फॉलिकल्स जैसे ही कंप्लीट मैच्योर होते हैं तो यहां पर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहां पर इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, एफएसएच पर काम करेगा और एफएसएच के लेवल को बिल्कुल कम कर देगा। तो यहां देखिएगा सडन इंक्रीज एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, इनहिबिन हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम डोमिनेंट फॉलिकल्स, यानी ग्राफियन फॉलिकल से इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन डिक्रीज एफएसएच, यानी एफएसएच का लेवल कम कर देगा, और कौन सा बढ़ जाएगा, आपका एलएच हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। देन एलएच एक्ट ऑन ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ओवुलेशन अकर एट 14 डे फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स पर आपका एलएच हार्मोन काम करता है, और एलएच हार्मोन जैसे ही काम करेगा तो यहां पर ओवुलेशन हो जाएगा 14th डे पर विद द हेल्प ऑफ द एलएच हार्मोन। तो ये हो गया आपका पहला फॉलिकुलर फेज। अब कॉर्पस लूटेम भी बन गई है, और आपका ओवम भी रिलीज हो गया है 14 डेज पर। अब 50 यानी 15 डेज पर क्या होता है, यहां पर देखिए आप लोग, इसमें मैं बता देता हूं आपको एक बार, यहां पर देखना, यहां देखिएगा, ये देखो बहुत सारे फॉलिकल्स है, ये देखिएगा इसमें, ये देखिएगा ये बहुत सारे फॉलिकल्स है, ये वाले देखिएगा इसमें, ये है फॉलिकल्स, ये है प्रीमोडियल फॉलिकल्स, लगभग 20 फॉलिकल्स, कितने होते हैं, 20 फॉलिकल्स होते हैं ये। ठीक है, यानी ये 1 से 5 दिन तक रिलीज होते हैं, और 6वें दिन पर डोमिनेंट जो फॉलिकल्स होता है, कौन सा वाला, डोमिनेंट फॉलिकल, वो बाहर आना, वो मैच्योर होना शुरू होता है। तो यहां पर ये 6वें दिन से ये डोमिनेंट फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू होता है। तो ये है, ये आपके प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं, जो आपके 20 जो फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, उनमें डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो बाहर निकलता है और मैच्योर होना शुरू होता है, यानी डेवलपिंग फॉलिकल्स, यानी डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये फॉलिकल्स देखिएगा, ये मैच्योर होता रहता है और मैच्योर होता रहता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, और इसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखना,
अब यहां देखना कि ये जो फॉलिकल्स है ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, एस्ट्रोजन थीका सेल से एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था। अब यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल्स यानी मैच्योर फॉलिकल्स बन गया है, तो इसकी यहाँ पर इसकी कवरिंग से इनहिबिन सीक्रेट होगा। कौन सा होगा? इनहिबिन सीक्रेट होगा, और ये एलएच पर एफएसएस पर काम करेगा, और एफएसएस क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, और एस्ट्रोजन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर इस पर काम करेगा कौन सा? एलएच हार्मोन, और एलएच हार्मोन क्या करेगा? इसका ओवुलेशन कर देगा, यानी लाइब्रेटेड ये ओम को बाहर निकाल देगा, और बाहर की कवरिंग क्या बन जाएगी? कॉर्पस लुटियम बन जाएगी। तो यहाँ पर ये 15वें दिन पर क्या बनी है? कॉर्पस लुटियम। 14वें दिन पर ओवुलेशन हो गया है, ठीक है, ये कॉर्पस लुटियम है, ये कॉर्पस लुटियम है ये वाली, और ये ओवम है, ठीक है। तो 15 से 28 दिन तक आपकी ल्यूटियल फेज चलता है, ठीक है। तो ये कार्पस लुटियम क्या करती है? यही कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में, देखिएगा अब ये कॉर्पस 28 दिन पर क्या होता है? 28 दिन पर ये कॉर्पस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और यहीं पर ये एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और खत्म हो जाती है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। अब देखिएगा आप लोग इसमें चलिएगा, दूसरा है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के बारे में बात करेंगे, यानी 15 से 28 दिन तक चलता है ये प्रोसेस। तो इसमें देखिए आप लोग इसमें देखना, इट बिगिन विद ओवुलेशन, इट बिगिन विद ओवुलेशन, ये ओवुलेशन के साथ में चलता है, ठीक है। जैसे ही ओवुलेशन होता है तो यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, जैसे ही ओवुलेशन होता है तो यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब देखना इसमें, यानी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज एंड देन इंक्रीज अबाउट 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, ठीक है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 0.3 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है, और यहाँ पर जो ये आ रहा है ये फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। अब देखना ये कब होगा? यानी अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ये ओवुलेशन के अराउंड डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है। देखना, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम आफ्टर ओवुलेशन, जैसे ही ओवुलेशन होता है तो कॉर्पस लुटियम बन जाती है। किससे बनती है? फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स, किससे बनती है? ग्राफियन फॉलिकल्स ये बनती है। अब आगे देखिएगा इसमें, विच इज रिमेन इन ओवरी, जो ओवरी के अंदर बनी हुई रहती है। कहां रहती है? ओवरी के अंदर ही बनी हुई रहती है, और ये ओवरी के अंदर से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंटिन्यू सीक्रेट करती रहती है। अब यहां पर बात करेंगे, देखना देखिएगा, इट इज येलो कलर बॉडी, यानी ये येलो कलर बॉडी होती है। इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो देखना, फंक्शन ऑफ कार्पस लुटियम, यानी इट इज रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, नीचे दिखाई दे रहा है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज करती रहती है। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन कहां काम करते हैं, ये कहां काम करते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं। ये आपके हो गए हैं ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेज। अब बात करेंगे यूटेराइन चेंजेज कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, चलो यहां पर देखिएगा, यूटेराइन चेंजेज पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि यानी ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लुटियम बनी है, उस कॉर्पस लुटियम का फ्यूचर क्या होगा। यदि मान लीजिएगा यहां पर देखना कि 14 डेज पर क्या हुआ था? ओवुलेशन। क्या हुआ था? ओवुलेशन हुआ था। तो ओवुलेशन होने की वजह से एक तरफ तो कॉर्पस लुटियम बनी थी और एक तरफ ओवम रिलीज हुआ था, और ये ओवम पहुंच गया था फैलोपियन ट्यूब में। कहां पहुंच गई है? फैलोपियन ट्यूब में। और कॉर्पस लुटियम तो कहां है? ये तो ओवरी के अंदर ही है, और ये लगातार एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती रहती है। अब देखिएगा, अब मान लीजिएगा कि यदि ये फैलोपियन ट्यूब में आने वाला जो ओवम है, यदि फर्टिलाइजेशन पहुंच गया है, फर्टिलाइजेशन यदि हो गया है, तो यहां देखना, यानी देखना ये है फैलोपियन ट्यूब, ये देखना, मैं आपको पूरा डायग्राम बताता हूं इसमें। देखिएगा, ये देखिएगा इसमें, ये यहां पर ये है ओवम, और यहां से पहुंच गया 14 डेज पर कौन कौन पहुंच गया? स्पर्म पहुंच गया है, और इसके साथ में इसका फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो यदि ओवुलेशन के बाद में इस ओवम का यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो यहां पर आपकी कॉर्पस लुटियम का क्या हाल होगा। और यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आपकी इस कॉर्पस लुटियम का क्या हाल होगा। यानी दोनों ही कंडीशन के बारे में बात करेंगे।
यानी ओव्यूलेशन के बाद में उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो दो कंडीशन होगी, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कॉर्पस लूटियम का फ्यूचर क्या होगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम का फ्यूचर क्या होगा, इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइएगा, देखिएगा फ्यूचर ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, इधर आपका ये डू नॉट काट दीजिएगा, देखना इसमें, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, यदि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसके कारण यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस किसको बोलते हैं, यहां पर देखना, एक्चुअली क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ओवम का तो ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम जो है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। किसका, कॉर्पस लूटियम का, कॉर्पस लूटियम का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूटियोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूटियोलाइसिस, यानी कॉर्पस लूटियम ब्रेकडाउन होकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाएगी, यानी स्पोल व्हाइट बॉडी बन जाएगी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, तो उस टुकड़ों को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो यही टुकड़े क्या करते हैं, ये इट इज डीजनरेट 26 to 28 डे, यानी 26 से 8 डे पर ये जो आपके कॉर्पस एल्बिकेंस बने हैं, जो स्मॉल व्हाइट बॉडी है, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी 28वें दिन पर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जब एक बात बताइए कि कार्पस लूटियम के ये टुकड़े यदि मान लो एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं, तो अब कार्पस लूटियम यहां पर एब्जॉर्ब्ड होने के बाद में क्या अब यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो डिक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों सीक्रेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कॉर्पस लूटियम ही क्या हो गई है, डीजनरेट हो गई है। तो डीजनरेट होने के बाद में कौन सीक्रेट करेगा भाई, कोई सीक्रेट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन थी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, उस कंडीशन में कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होने के बाद में वो वहीं के वहीं रीअब्जॉर्ब्ड हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये है, तो यानी उसका ल्यूटिलाइज हुआ एंड ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और उसका वहीं पर वहीं एब्जॉर्ब्ड हो गया है। तो यहां पर आप एब्जॉर्ब होने के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, तो यहां पर देखना अब क्या होगा, यहां देखने इसमें, तो यहां पर ये याद रखना आप लोग। दूसरी प्रोसेस, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, यदि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कॉर्पस लूटियम का अब क्या होगा, तो यहां देखना, कॉर्पस लूटियम कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस वेरम, कॉर्पस वेरम, कॉर्पस वेरम इधर लिखा हुआ ये यहां आ गया है, ठीक है। तो ये कॉर्पस वेरम में चेंज हो जाएगा, यानी ये फूलकर मोटी हो जाएगी, यानी ये येलो बॉडी की येलो बॉडी ही रहेगी। जब तक ये येलो बॉडी रहेगी तब तक ये एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती रहेगी, यानी फूलकर इसकी साइज बल्कि बढ़ चुकी है। किस कंडीशन में, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया है, उस कंडीशन में ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम का साइज बढ़ गया है और उसका कलर जो है वो येलो का येलो ही कलर है, और जब तक येलो कलर रहेगा तब तक वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती रहेगी। और यहां पर ये इट एक्सटेंड अप टू 12 वीक, यानी 12 वीक तक वो बढ़ जाती है। मतलब जब तक प्लेसेंटा प्रॉपर्ली नहीं बनेगा तब तक आपकी कॉर्पस लूटियम वर्किंग करती रहेगी, यानी जब तक ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती रहेगी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इट हेल्पफुल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि इस कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके कौन रखता है, ये क्यों डिसअपियर नहीं होती है या फिर क्यों डिजनरेट नहीं होती है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन की वजह से। एचसीजी जो हार्मोन है ये आपकी कॉर्पस लूटियम के ऊपर काम करता है और आपकी कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है, इसलिए कॉर्पस लूटियम जो है वो 12 वीक तक बनी रहती है। और 12 वीक के बाद में आपका एचसीजी जो हार्मोन है ये बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, यानी आफ्टर 100 डे ऑफ प्रेगनेंसी के 100 दिन के बाद में। आप सभी को पता है कि आज फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आज से लेकर 100 डे के बाद में स्वतः ही एचसीजी का लेवल कम हो जाता है, स्वतः ही कम हो जाता है। ये कम क्यों होता है, कहां सीक्रेट होता है और क्यों बढ़ता है, जिसका मैंने आपको यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग,
तो यहाँ पर ये कार्पस लुटियम मेंटेन करके रखता है और कार्पस लुटियम यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती रहेगी। तो यहाँ देखना कंटिन्यूस सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब यहाँ देखिएगा, अब इसी के साथ बात करते हैं, ये आपका फ्यूचर हो गया है कार्पस लुटियम का। अब आगे बात करते हैं कि यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक हल्का सा चीज बताता हूं, मैं आपको देखना इसमें, जब आपकी कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है और प्लस प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, तो यहां पर ये क्या काम करती है और कहां पर काम करेगी। और आपके ग्रोविंग फॉलिकल्स बोलो या फिर मैं इमेच्योर फॉलिकल्स बोलो या प्रीमोडियल फॉलिकल्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये फॉलिकल्स लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हाइपरट्रोफी कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं? हाइपरप्लेजिया कोज करते हैं। ये हाइपरप्लेजिया कोज करते हैं। ये हाइपरप्लेजिया क्या कोज करते हैं? ये हाइपरप्लेजिया कोज करती है। और यहां पर प्रोजेस्टेरोन जो है ये हाइपरट्रोफी कोज क्या करता है? ये हाइपरट्रोफी कोज करता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल एंड डिवाइडेशन इन द सेल, ठीक है। और हाइपरट्रोफी मतलब यानी इंक्रीज साइज ऑफ सेल, ठीक है। और इसी के साथ साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन का काम करते हैं। किस काम करते हैं? वेसोडाइलेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। ये इनके फंक्शंस होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। देखना इसमें, अब यूटेराइन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा आप लोग इसमें देखना यूटेराइन चेंजेस, देखिएगा। चलो यहां पर एक बार और बताता हूं, आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा। ये यहां पर देखिएगा, देखना 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। और 6 to 14 डेज तक यहां पर आपका फोलिकुलर फेज चलता है। कौन सा? फोलिकुलर फेज चलता है। और 15 to 28 डेज तक आपका यहां पर ल्यूटियल फेज चलता है। क्या चलता है? ल्यूटियल फेज चलता है, ठीक है। ये ओवरी की बात कर रहा हूं मैं। अब यूटेराइन कैविटी की बात कर रहा हूं मैं, यूटेराइन चेंजेस के बारे में। तो यहां देखना 1 to 5 डे, यानी 1 to 5 डे यहां पर आपका ब्लीडिंग क्या होगा? ये ब्लीडिंग हो गया है, ठीक है। अब देखना एक्चुअली यहां पर जो मैंने ब्लीडिंग लिखा है ना, ये ब्लीडिंग ये ओवरी में नहीं होता, ये यूटेराइन कैविटी में होता है। लेकिन 5 दिन तक यहां पर ओवरी में एक काम होता है, वो काम ये होता है कि रिलीज फॉलिकल्स। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहां पर ब्लीडिंग लिख दिया। ब्लीडिंग इसलिए लिखा है क्योंकि इसी टाइम पर आपकी यूटेराइन कैविटी से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। बल्कि ओवरी में क्या होता है? ओवरी के अंदर मैं बैठा था इसको, ओवरी के अंदर यहां पर क्या होता है? ओवरी में यहां पर क्या होता है? फॉलिकल्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स रिलीज होते हैं, यानी फॉलिकल्स रिलीज होते हैं। 6वें दिन पर क्या होता है कि एफएसएच जो हार्मोन है ये रिलीज होता है और आपके फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करता है। अब देखना 6वें दिन से लेकर 14 डेज पर आपके यहां पर प्रोलिफरेटिव कौन चलता है? प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। और 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक यहां पर सिक्रेटरी फेज कौन चलता है? सिक्रेटरी फेज चलता है, ठीक है। तो आपका फोलिकुलर फेज और आपका प्रोलिफरेटिव दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। आपका ल्यूटियल फेज और आपका सिक्रेटरी फेज दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। फोलिकुलर फेज में फोलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं और ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लुटियम आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रही होती है। अब देखना ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी एंडोमेट्रियम पर काम करती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन भी आपके एंडोमेट्रियम लेयर पर काम करते हैं। अब देखना आप लोग इसमें देखिएगा, यूटेराइन चेंजेस। देखना इसमें ब्लीडिंग फेज के बारे में बात करते हैं, 1 से 5 दिन के बारे में बात करते हैं, 1 से 5 दिन। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें ये ब्लीडिंग कैसे होती है।
ये ब्लीडिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सभी लोग यहां पर ध्यान देना, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना पर देना, ब्लीडिंग कैसे होती है देखिएगा। ये यहां देखना, इसमें आपका ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है यूटेराइन बॉडी, ठीक है, ये है ओवरी। अब देखना 26 टू 28 डे ओवरी से कॉर्पस लुटेम डीजनरेट हो जाती है, यानी 26 और 28 डे के बीच में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में, तो चलिएगा आप लोग यहां देखिएगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वेसोडाइलेशन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन का कार्य करते हैं। लेकिन यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यदि डिक्रीज हो जाते हैं तो यहां पर क्या करेंगे? अब ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्या करेंगे? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करेंगे, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। और मोस्टली कौन से ब्लड वेसल्स? अरे आपकी यूटेराइन कैविटी में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या है? यूटेराइन आर्टरी। अरे यूटेराइन आर्टरी, यदि यूटेराइन आर्टरी से प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, यानी ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, तो आपकी यूटेराइन यानी आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है यहां पर प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं होगा। वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो यूटेराइन आर्टरी जो है ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर और यूट्रस की जो मसल्स होती है उसमें प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, तो यानी देखना डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई यदि मान लो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो यहां पर आपकी एंडोमेट्रियम सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, यानी ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई है? डिक्रीज। अरे ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर क्या होगा? हाइपोक्सिया। क्या होगा यहां पर? यहां पर हाइपोक्सिया। क्या होगा यहां पर? ये हाइपोक्सिया, यहां पर ये हाइपोक्सिया होगा। अरे नॉर्मल सी बात है कि अगर हाइपोक्सिया हो गया है तो वहां पर इस्चेमिया क्या होगा? इस्चेमिया होगा। अरे इस्चेमिया होगा तो नॉर्मल सी बात है वहां पर एंडोमेट्रियल सेल डेथ होगी। जो यहां पर अगर मान लो इस्चेमिया क्या हो गया है? इस्चेमिया हो गया है तो यहाँ की जो सेल है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो डेड एंडोमेट्रियल सेल, डेड एंडोमेट्रियल सेल, एंडोमेट्रियल सेल, ये एंडोमेट्रियम सेल्स होती जो डेड हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा? अब ये सेल क्या होगी? टूट टूट कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। देखना शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल डेड सेल, शेडिंग ऑफ डेड एंडोमेट्रियल सेल, ये शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब शेडिंग हो जाएगी तो यहां पर ये कलेक्ट हो जाएगी कहां पर? ये यूट्रस के लोअर सेगमेंट में, ये यूट्रस के लोअर सेगमेंट में यहां पर कलेक्ट हो जाएगी। यानी देखना ये यहां पर नीचे गिर जाएगी, नीचे गिरते ही यहां पर तो कलेक्ट हो ही जाएगी, साथ साथ में यहां पर देखना कि यहां पर आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है जो आपके यूट्रस में ब्लड सप्लाई करती है, यानी आपकी यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेज, तो छोटी छोटी ब्रांचें होती है वो ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, यानी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो यानी शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, डेड सेल, ये शेडिंग हो गई है तो क्या होगा? ओपन ब्लड वेसल्स। अरे ब्लड वेसल्स ओपन हो गई है तो वहां से उनसे क्या होगा? ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से निकलने वाला ब्लड और ये डेड सेल जो है ये कलेक्ट हो जाएगी यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। तो यहां देखना डेड सेल्स एंड ब्लड कलेक्ट इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कलेक्ट हो जाएंगे। अब एक बार बताइए कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में यदि कलेक्ट हो जाएगी तो यहां से नर्वस सप्लाई आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, यानी नर्वस सेंसेशन जो है वो आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा, यानी सेंसेशन ट्रांसफर टू द सेंसेशन ट्रांसफर टू हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस तक यहां पर क्या पहुंचेगी? सूचना पहुंचेगी। और हाइपोथैलेमस यानी यूट्रस से जो भी सप्लाई यदि मान लो कहां पहुंचती है? हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है, तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। यूट्रस से जो भी नर्वस सेंसेशन जाता है कहां तक? हाइपोथैलेमस तक, तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो यहां देखना ये हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा
और ये ऑक्सीटोसिन कहां काम करेगा? अरे ये ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली एक्ट ऑन मायोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम, अरे यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है उस पर काम करेगा। यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर, आप सभी को पता है यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में यानी दो मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स और आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये दोनों मसल्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। एक मसल्स में यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो दूसरी मसल्स में रिलैक्सेशन होगा। और जब इन दोनों मसल्स में एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं तो यहां पर अगर एट द बर्थ चलता है तो बेबी को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, और यदि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होता है तो ब्लीडिंग को बाहर एक्सपेल करता है। तो यहां देखिएगा कि जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन चलता है तो ब्लड एक्सप्लाउट थ्रू वेजाइना, यानी वेजाइना से ब्लड एक्सप्लाउट हो जाएगा और यहां पर ब्लीडिंग चलती रहेगी, और ये ब्लीडिंग 1 to 5 डे चलेगी, यानी 1 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो आपने अगर नहीं लिखा है तो मैं इसका एक इजी पोर्शन निकालता हूं, आपको तो यहां मैंने ओनली समझाया है। ठीक है, देखना इसमें आगे बात करते हैं, देखना इसमें चलिएगा, यहां समझाता हूं मैं आपको, दोबारा देखना ब्लीडिंग फेज, इट इज आल्सो नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, इसी को ही मेंसेस कहा जाता है, इसी को ही केटामिनिया कहा जाता है, और इसी को ही पीरियड कहा जाता है। अब देखना इसमें, इफ प्रेगनेंसी हैज नॉट अकर, यदि मान लीजिएगा कि फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम गया है उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी कॉर्पस लूटेम डीजनरेट हो जाएगी और वहीं के वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों का सीक्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यदि नहीं होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होते ही क्या होता है यहां पर देखिएगा, यानी कॉर्पस लूटियम डीजनरेट 26 to 28 डे, यानी 26 to 28 डे डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट होते डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो गया है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी अपर यूट्राइन सेगमेंट में मोस्टली। ठीक है, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि वहां की आर्टरी जो है वो क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज जाएगी। डिक्रीज हो गई है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वहां पर हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो उसके साथ में क्या होगा, इस्चीमिया भी होगा। अरे इस्चीमिया होगा तो वहां की सेल तो डेथ हो गई है, यानी सेड डेड हो गई एंडोमेट्रियम सेल। एंडोमेट्रियम सेल जैसे ही डेड होती है तो क्या होगा, सेडिंग डेड एंडोमेट्रियल सेल्स, ये सेडिंग हो जाएगी, और ओपन ब्लड वेसल्स, जो वहां की ब्लड वेसल्स थी वो ओपन हो जाएगी, और ओपन होते क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यानी लोअर यूटेराइन सेगमेंट में ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, और ये कलेक्शन होने के बाद में यानी सेंसेशन ट्रांसफर टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पर ट्रांसफर यानी सेंसेशन होगा, और हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीटोसिन काम करेगा आपके यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर पर काम करेगा, और मायोमेट्रियम लेयर में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लीडिंग एक्सप्लोड थ्रू द वेजाइना, यानी वेजाइना से एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यहां पर ये है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। देखिएगा, अब बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और इसी को बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। अरे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 से 14 दिन के दौरान ओवरी के अंदर फोलिकुलर फेज कौन चल रहा था, फोलिकुलर फेज चल रहा था 6 से 14 दिन के दौरान, ये ओवरी में चल रहा होता है। ठीक है, और यही फोलिकल्स एस्ट्रोजन क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और यही एस्ट्रोजन काम करता है आपकी एंडोमेट्रियल लेयर पर। कहां काम करता है, ये एंडोमेट्रियम लेयर पर ये काम करता है, ये एंडोमेट्रियम लेयर पर काम करता है। तो आगे देखिएगा, इसमें देखना कि प्रोलिफरेटिव फेज चेंजेस अकर ड्यू टू राइज लेवल ऑफ द ओवेरियन एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी ओवरी के अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से यहाँ एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो देखना, एस्ट्रोजन हार्मोन कोज हाइपरप्लेजिया, यानी हाइपरप्लेजिया कोज करता है एंडोमेट्रियम सेल्स में, यानी इट मींस डिवाइडेशन ऑफ सेल्स, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि सेल की संख्या बढ़ जाएगी तो यहां पर देखिएगा इट रिलीज बाय
प्रीमोडियल फॉलिकल्स, मैंने लिखा रखा है पहले आपको। प्रीमोडियल फॉलिकल्स यानी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहे थे। और वही हार्मोन कहां काम कर रहा है, आपकी एंडोमेट्रियम सेल्स पर काम कर रहा है और एंडोमेट्रियम सेल्स की संख्या को बढ़ा रहा है, यानी उसकी थिकनेस को बढ़ा रहा है। देखना, एट द एंड ऑफ दिस फेज एंडोमेट्रियल थिकनेस बिकम 4 mm, मोर देन 4 mm। अब यानी एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस क्या हो गई है, 4 mm से ज्यादा हो गई है। जबकि इससे पहले अपने ब्लीडिंग पढ़ा है, तो ब्लीडिंग के दौरान आपकी जो फंक्शनल लेयर थी, यानी स्ट्रेटम फंक्शनल जो लेयर थी, वो सारी की सारी शेडिंग हो गई थी। शेडिंग होने की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस क्या हो गई थी, बिल्कुल कम हो गई थी। और यानी देखना कि ब्लीडिंग के बाद में, ब्लीडिंग होने के बाद में यहां पर एंडोमेट्रियल थिकनेस जो रह जाती है, वो रह जाती है यहां पर एंडोमेट्रियल थिकनेस, वो रहती है कितनी, वो ओनली 2 to 4 mm। कितनी रहती है, 2 to 4 mm। लगभग 2 mm से 4 mm के बीच में उसकी थिकनेस रह जाती है। ठीक है, और यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम पर काम करेगा तो ये मोर देन 4 mm इसकी साइज ही हो जाएगी, यानी साइज बढ़ जाएगी क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये 6 से 14 दिन के दौरान यूट्राइन कैविटी में चल रहा है और 6 से 14 दिन के दौरान ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में, देखिए आप लोग से भी बात करेंगे सेक्रेटरी फेज के बारे में। अब यहां पर एक बात बताऊं मैं आपको कि यहां देखना 15 से 28 दिन के दौरान आपकी ओवरी के अंदर कॉर्पस लुटियम क्या बन गई थी, कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम क्या कर रही थी, एस्ट्रोजन और प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही थी। ठीक है, और यही एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये दोनों काम करते हैं एंडोमेट्रियम लेयर पर, ये एंडोमेट्रियम लेयर पर काम करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पोस्ट ओवुलेटरी फेज, यानी 14 दिन में ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन के बाद वाली प्रोसेस, ठीक है, ये ओवरी के अंदर चलती है और इस फेज को बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। देखना इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, अब देखना इसमें सभी लोग देखिएगा कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन हाइपरप्लेजिया क्या कुछ करता है, हाइपरप्लेजिया यानी सेल्स की संख्या बढ़ाता है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये हो गया है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाइपरट्रोफी क्या कुछ करता है, हाइपरट्रोफी यानी इंक्रीज साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अरे ये दोनों के दोनों क्या किया इन्होंने, अरे रीस्टोर थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, यानी एंडोमेट्रियम लेयर जो शेडिंग हो गई थी वापस उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया गया है। और अब यानी एंडोमेट्रियम लेयर थिकनेस कितनी हो गई है, मोर देन 6 mm, लगभग यहां पर 6 से 10 mm इसकी साइज हो जाएगी, 6 से 10 mm एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, अब इस फेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, इज आल्सो नोन एज द प्रिपरेटरी फेज। इसको सेक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, अरे क्योंकि आपकी ओवरी के अंदर कार्पस लुटियम है वो लगातार यहां पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। और इसको प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी एंडोमेट्रियम लेयर क्या कर रही है, प्रिपेयर हो रही है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि ये एंडोमेट्रियम लेयर जो प्रिपेयर होती है ये क्या काम आती है, क्या काम आती है। तो देखना, यदि मान लो यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यदि मान लो यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ओवरी के अंदर, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो यहां पर फॉर नेक्स्ट एमसी यानी अगली एमसी में ये शेडिंग होने में काम आएगी। इफ नो फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो नेक्स्ट एमसी होगी उसमें शेडिंग होने में काम आएगा। और यदि मान लिया फर्टिलाइजेशन हो गया है, यानी इफ फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यानी ना फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम, यानी फर्टिलाइज्ड ओम को इम्प्लांट होने के लिए काम आएगी। और फर्टिलाइज होने के बाद में इस लेयर को बोलते हैं डेसिडुआ, जो आगे आपको डिटेल में इसमें बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोसेस हो गई है। तो ये है आपका लास्ट 21 डे का प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी मैंने आपको बताई है, तो एक बार आप YouTube पे देख के इसको दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। देखना इसमें तो सभी से यहां पर देना, एक बार और मैं बताना चाहूंगा इसको कि हार्मोनल रेगुलेशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखना,
फॉलिकल्स, फॉलिकुलर फेज यानी ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एफएसएच हार्मोन, ठीक है। और जैसे ही यहां पर ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन यानी मेच्योर फॉलिकल जैसे ही बनेंगे तो मेच्योर फॉलिकल्स पर काम करेगा एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन की सहायता से क्या होगा, ओवुलेशन। और ल्यूटियल फेज किसकी सहायता से चलेगा, अरे दोनों एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन, यानी एफएसएच होगा तभी तो इमेच्योर मैच्योर में कन्वर्ट होगा, और मैच्योर फॉलिकल पर एलएच काम करेगा तभी तो जाकर वहां पर ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन होगा तभी तो कार्पस लुटेम बनेगी, और कार्पस लुटेम बनेगी तभी जाकर यहां पर ल्यूटियल फेज चलेगा। चलेगा ब्लीडिंग फेज के बारे में बात करते हैं। ब्लीडिंग फेज क्यों चलती है, अरे कार्पस लुटियम यदि मान लो डी जनरेट हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में एस्ट्रोजन जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अरे डिक्रीज हो जाएंगे तो स्वतः ही क्या होगी, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोलिफरेटिव फेज, अरे आपकी ओवरी के अंदर यहां पर देखिएगा कि फोलिकुलर फेज जब चलता है तो वहां पर आपके जो फोलिकल्स होते हैं ये फोलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, और यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं, यानी यूटेराइन कैविटी में एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। देख आगे है सिक्रेटरी फेज, अरे 6 से 14 सॉरी 15 से 28 दिन के दौरान देखना है पर कि आपकी कॉर्पस लुटियम जो है, कॉर्पस लुटियम ये ल्यूटियल फेज जो है, कॉर्पस लुटियम जो है ये एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, और ये दोनों यहां पर ये देखिए इनकी सहायता से ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों की सहायता से यहां पर ये प्रिपेयर होगी, ठीक है। अब चलेगा आगे, मैं आपको एक समरी बताता हूं इसकी, में देखना समरी में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग इसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखना, आपको 100% इसमें समझ में आएगा, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखना ये यहां पर ये ओवरी को इंडिकेट कर रहा है, यानी ओवरी के अंदर जो प्रोसेस है उसको इंडिकेट कर रहा है, और यहां पर यूटेराइन कैविटी में चलने वाले प्रोसेस को ये इंडिकेट कर रहा है। तो देखना सबसे पहले बात करेंगे, यहां देखना कि यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है जो ये है ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर यूट्रस के बारे में बात करें तो यूट्रस में 1 से 5 दिन तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। और अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी में 1 से 5 दिन तक फॉलिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और कितने, 20 फॉलिकल्स रिलीज होते हैं। अब देखना एक फॉलिकल्स यानी 6 वेडे पर एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। और उस फॉलिकल्स पर काम करता है आपका एफएसएच हार्मोन। कौन काम करता है, एफएसएच हार्मोन। तो यहां देखना कि यहां पर आपका देखना यहां पर एलएच प्लस एफएसएच दोनों हार्मोन बिल्कुल नहीं है, यानी ना के बराबर है। तो एफएसएच और एलएच क्या है, बिल्कुल 9। तो यहां पर देखना डोमिनेंट फॉलिकल्स जैसे ही रिलीज होना शुरू होगा, डोमिनेंट फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू होगा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ द एफएसएच हार्मोन। तो ये देखिएगा एफएसएच हार्मोन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक कंडीशन में यहां पर बढ़ जाएगा, देन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी एफएसएच का लेवल क्यों बढ़ा है, क्योंकि यह यहां पर प्री मैच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी प्री मोडियल फॉलिकल्स को ये ग्राफेन फॉलिकल्स में चेंज करने का काम कर रहा है। तो यहां पर जैसे ही यहां पर देना इंक्रीज होगा तो आपका फॉलिकल्स क्या हो गया, बिल्कुल मैच्योर फॉलिकल, बिल्कुल क्या हो गया, मैच्योर फॉलिकल हो गया है, ठीक है। अब मैच्योर होते ही क्या होगा, इससे इनहिबिन हार्मोन रिलीज हो, क्या होगा, इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा, और ये इनहिबिन हार्मोन काम करेगा आपके एफएसएच हार्मोन पर, और एफएसएच हार्मोन क्या होगा, बिल्कुल कम हो गया। ये देखिएगा ऊपर क्लियर है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा एफएसएच ये बिल्कुल कम हो गया है, एफएसएच बिल्कुल कम हो गया। देखना लेकिन यहां देखना ये कम हो गया, लेकिन यहां पर एलएच जो हार्मोन है वो क्या हो गया, बिल्कुल इंक्रीज हो गया है, बिल्कुल इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ हार्मोन आपके फॉलिकल्स पर काम करेगा और उसका क्या करेगा, ओवुलेशन करेगा। यानी ये 14वें डे पर क्या किया इसने, ओवुलेशन करवा दिया। अब यहां देखिएगा कि यहां देखिए इसी के साथ मैं आपको एक बात बताता हूं, देखना इसमें कि यहां पर 14वें दिन से पहले देखना, यहां पर देखना
कि यहाँ पर ये जो आपकी लाइन आ रही है ये और ये एस्ट्रोजन वाली, किस वाली है, एस्ट्रोजन। तो देखना इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर देखना धीरे धीरे आपकी फॉलिकल से रिलीज हो रहा है। कौन से फॉलिकल्स है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, जिन्हें आप लोगों ने इमेच्योर फॉलिकल्स कहा है। तो ये इमेच्योर फॉलिकल्स जो है ये फॉलिकल्स यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ काम कर रहे होते हैं ये, अरे ये आपकी यहाँ पर कहां पर है, आपके एंडोमेट्रियम लेयर पर काम करते हैं, जो प्रीपेरेटरी पेज आप लोग बोलते हो। तो इसमें देखिए एरो इस तरह बना हुआ है ना, और इसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम लेयर भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर यूटेराइन कैविटी में कौन चलेगा, प्रीपेरेटरी फेज, कौन सा, प्रीपेरेटरी फेज चलेगा। अब देखना कि जैसे ही फॉलिकल्स कंप्लीट मैच्योर होता है तो एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, क्योंकि अब ग्राफेन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, बल्कि अब रिलीज हुआ कौन सा, इनहिबिन हार्मोन। तो ये इनहिबिन हार्मोन ने तो क्या किया, इनहिबिन हार्मोन ने तो क्या किया, इसने एफएसएच हार्मोन को कम कर दिया है और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो गया, बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। अब देखना बिल्कुल डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज होते ही आपके यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आपके एलएच सीक्रेट होगा, क्योंकि देख लीजिए ये एलएच इंक्रीज हो गया। तो एलएच ने काम किया आपके ग्राफेन फॉलिकल्स पर और उसका ओवुलेशन क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया है। और ओवुलेशन होते क्या बन गई है, कार्पस लुटियम बन गई है। कार्पस लुटियम क्या करेगी, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। और यहां पर ओम जो है वो कहां पहुंच जाएगा, ये ओम आपकी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। तो यहां पर देखिए आप लोग इसमें कि जैसे ही कॉर्पस लुटियम बनेगी तो कॉर्पस लुटियम बनते ही यहां पर देखना एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो देखिएगा प्रोजेस्टेरोन इज द पिक लेवल, यानी उसका लेवल बढ़ जाएगा और धीरे धीरे 21 डेज पर 28 डेज पर कम हो जाएगा। तो देखना इसमें, तो ये एस्ट्रोजन लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ गया है, ठीक है। अब ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन जो लेवल है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे आपकी एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, सेल की संख्या को बढ़ा रहा है और सेल की साइज को भी बढ़ा रहा है। 21 डे पर, यहां देखना 21 डे, यानी 21 डे पर आपका प्रोजेस्टेरोन जो है वो पिक लेवल पे होगा। किस पे होगा, पिक लेवल पे होगा। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पिक लेवल पे होता है। अब देखना कि यानी 26 से लेकर 28 डे पर आपकी कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाती, क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर ये आपको ब्लैक दिख रही है लेकिन ये व्हाइट होती है, ठीक है। ब्रेक हो गई, ब्रेक होते ही यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज। ये देखिएगा बिल्कुल डिक्रीज हो गया और यहां पर ये बिल्कुल कम हो गए हैं, ठीक है। और कम होते क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वैसोडायलेशन का काम करते हैं। तो यहां पर अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और सेल यहां पर डेड हो जाएगी और यहां पर ये शेडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो वापस 1 से 5 दिन तक वापस मेंसेज चलेगी, क्या चलेगी, मेंसेज चलेगी और वापस वही प्रोसेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को बिल्कुल यह समझ में आया होगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है अभी तक, तो ठीक है, यानी अभी तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है इसके, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार और समझ लें YouTube से देख के, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।